जय हिंद साथियों। कल हमारे संस्थान डीके एजुकेशन पॉइंट द्वारा आपको इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ाया गया था, जिसमें कि हमने आपको अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक बताया था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 1 का क्या कार्य है, अनुच्छेद 2 का क्या कार्य है, अनुच्छेद 3 का क्या कार्य है और अनुच्छेद 4 का क्या कार्य है, क्योंकि उसके अंदर यानी कि भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और उसके जितने भी राज्य हैं वो सभी जो है भारत में ही सम्मिलित हैं और वह चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वह राज्यों का एक संघ है। क्या है? वह एक राज्यों का एक संघ है। आपको भी बोल रहा हूँ भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। दीदी आपको भी ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है आप कंटिन्यू कीजिए। मैं बता रहा हूँ भाग 1 को, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। आप जो है पिछली कल वाली वीडियो जो है आप देख लीजिएगा और उसमें जो है अच्छे से आप समझिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ भाग 1 के अनुच्छेद 1 की। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है हमारा जो देश है भारत देश, वह किस प्रकार से राज्यों का एक संघ है। फिर हमने बात करी थी अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में हमने आपको बताया था अनुच्छेद 2 में कि कोई और देश या फिर किसी अन्य देश का कोई सा भी राज्य भाग अगर भारत में मिलना चाहे तो वह संसद के द्वारा राष्ट्रपति से पूर्वानुमति से जो है उसके भारत में शामिल किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी देश भारत में मिलना चाहे, कोई भी राज्य भारत में मिलना चाहे, कोई भी विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी देश, तो वह भारत में मिल सकता है। ये बात अनुच्छेद 2 में लिखी हुई है। जैसे कि हम बात करें तो सिक्किम किसी अन्य देश का भाग था जो कि भारत में मिला। ठीक है, फिर हमने बात करी थी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि हम एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारे ही किसी भी राज्य में से अगर हम उसी राज्य के एक भूभाग को निकाल लिया जाए, उस भूभाग को हटा दिया जाए और उस हटे हुए भूभाग का एक नया राज्य जो है हम विस्थापित यानी कि नया राज्य गठित कर सकते हैं, नए राज्य का गठन कर सकते हैं। या फिर हमें किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में अगर किसी प्रकार के कोई संशोधन करना, वो हम कर सकते हैं। भौगोलिक विभाजन में कोई संशोधन करना है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी राज्य का नामांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हम किसी भी राज्य का नामांकन भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी राज्य का जो वर्तमान नाम है वो नाम जो है सही नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या है उस राज्य का जो नाम है वह हम उसके सीमा क्षेत्र या फिर उसकी अपनी राज्य की प्रमुख विशेषता के आधार पर जो है हम उस राज्य का अपना नया नाम गठित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने आपको अनुच्छेद 3 में बताया था। फिर हम अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में वो होता है कि जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 किसी भी विधि से अगर किसी राज्य का निर्माण हो रहा हो या फिर कोई अन्य राज्य जो है भारत में शामिल हो रहा हो, तो इस प्रकार की अगर कोई प्रोसेस होती है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 368 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर किसी प्रकार का अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर किसी प्रकार का राज्य सीमा को लेकर कोई गठन होता है, कोई नई विधि आती है, तो उसे हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ आया होगा आपको? उसे जो है हम संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे। अनुच्छेद 368 में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 368 वह चीज है जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या? संविधान संशोधन की विधि हमने अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से ली है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है।
ठीक है, जो कहती है कि हम भारत की संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं सिवाय अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को छोड़ के। ठीक है, आप समझ पाओगे, इस प्रकार की बात की थी। फिर हमने बात करी थी कि किस प्रकार से जो है भारत में राज्यों का गठन होता है। तो राज्यों में गठन में कम से कम 552 प्लस जो है 552 से भी प्लस रियासतें रही थी भारत में। तो उन सभी रियासतों को अंग्रेजों ने कहा भारत विभाजन के समय कि आप अगर चाहे तो आप भारत में मिल सकते हैं, आप अगर अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर आप अपने आप को एक स्वतंत्र देश, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भी जो है रख सकते हैं। तो उस समय जो है अंग्रेजों ने उन्हें ये बात कही थी। तो जितनी भी रियासतें हुई उन रियासतों में से कई रियासतें यानी कि सारी रियासतें आ गई, केवल 3 रियासतें जो है मुद्दा बनी हुई थी। पहली थी जम्मू कश्मीर, पहली रियासत जम्मू कश्मीर। फिर दूसरी की बात करें हम तो जूनागढ़, तीसरी रियासत के रूप में आता है हैदराबाद। ये तीनों वो रियासतें थी जो कि समस्या का विषय बनी हुई थी। वो ना तो मतलब समस्या का वो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, या फिर कोई भारत में मिलना ही नहीं चाहता था, पाकिस्तान में भी मिलना नहीं चाहती थी। दोनों रियासतें कुछ रियासतें तो ऐसी भी थी, मतलब इनमें से कुछ एक रियासत ऐसी भी थी जो कि ना तो भारत में मिलना चाहती है और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहती। वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देना चाहती थी। ठीक है, लेकिन कुछ रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती थी, कुछ 2 रियासतें जो है ऊपर दी हुई हैं वो पाकिस्तान में जाना चाहती थी। तो किस प्रकार से जो है इनका निराकरण सरदार पटेल ने निकाला। क्यों निकाला सरदार पटेल ने? क्योंकि रियासतों के एकीकरण का जो जिम्मा उठाया गया था वह सरदार पटेल ने उठाया था। किसने उठाया था? सरदार पटेल ने। ठीक है, तो उन्होंने ही जो है इसका सॉल्यूशन निकाला, इसका समाधान निकाला। तो ठीक है, हम बात करते हैं। इसके पहले जो है हमने कौन से देश से कौन सी जो है एक्ट लिए, कौन सी अच्छी अच्छी बातें ली, किस देश से हमने, इस बारे में भी हमने आपसे जिक्र किया था। तो ठीक है, ये सभी जो है आप पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखिए। ठीक है, और अपने अच्छे से नोट्स तैयार करें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल आपको जैसा समझ में आए 1 बाय 1 अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट निकालकर हम आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके लिए बड़ी से बड़ी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। जम्मू कश्मीर क्या चाहता था कि मैं एक स्वतंत्र देश बनूं। जम्मू कश्मीर जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आता है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आता है। मान लीजिए कि भारत का उत्तर पश्चिम, यानी कि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो जो उत्तर यानी कि पिक पॉइंट, ये वाला जो भाग आ गया और ये वाला जो भाग आ गया, ऐसे जो भाग हुआ भारत का, उस भाग पर जो है जम्मू कश्मीर आता है। तो वहां क्या चाहता था जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वह अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में रखना चाहती थी। वहां के राजा, यहाँ के राजा, कहाँ के राजा? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। कौन थे जम्मू कश्मीर के राजा? हरि सिंह थे, और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। जम्मू कश्मीर की बात करें हम तो वहां के जो राजा हुए हैं वह राजा हरि सिंह थे, और उनके जो प्रधानमंत्री हुए हैं वह शेख अब्दुल्ला हुए हैं। ठीक है, इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी। इसी बीच क्या हुआ? पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी। मतलब हुआ क्या कि कश्मीर जो थी वह ना तो भारत में मिल रही थी, ना ही पाकिस्तान में मिल रही थी, कहीं नहीं जा रही थी। इससे हुआ क्या कि पाकिस्तानियों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम किसी प्रकार से इस पे मुठभेड़ करेंगे तो ये जो है हमारे राज्य में, हमारे देश में शामिल हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? कश्मीर के साथ घुसपैठ करने लगे। फिर बाद में क्या हुआ? जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। कश्मीर क्या हुआ? 26
अक्टूबर 1947 को कश्मीर जो रहा, जो भारत पाक के बीच में एक मुद्दा बना हुआ था, तो कश्मीर जो है 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा ने एक कश्मीर पत्र लिखा, एक क्या है वो कश्मीर विलय पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि हम पाकिस्तान में ना मिलकर और ना ही अपने एक स्वतंत्र देश का निर्माण किए बिना हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात राजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के माध्यम से भारत के जो भी राजनीतिक नेता हुए उनके पास में जो है ये सूचना भेजी। ठीक है, तो फिर क्या है आगे, तो आप सभी देख ही रहे हैं क्या चल रहा है अभी देश की स्थितियां। ठीक है, अभी भी जैसे कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में जो है उसको राज्य का दर्जा दिए जाना की मांगे चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर जो है हम अगले टॉपिक पे आपको इस बारे में भी हम बताएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की। यह गुजरात रियासत का था। जूनागढ़ कहाँ का था? गुजरात रियासत का। अब गुजरात रियासत कहाँ आ गई? गुजरात रियासत इसी पश्चिम वाले भाग में आ गई, यहाँ पर इस प्रकार से बने हुए कच्छ के रण में जूनागढ़ जो थी गुजरात की रियासत थी, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जूनागढ़ क्या चाहता था? जूनागढ़ की जो रियासत थी वह चाहती थी कि हम पाकिस्तान में जाए, किंतु जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करवाकर जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, भारत में विलय कर लिया। अब जनमत संग्रह क्या होता है? ये रहा यहाँ पर जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह वह होता है जिसमें कि वहां की जनता से एक वोट, जैसे कि वोट डालना होता है ना, इसी प्रकार से जो है किसी मुख्य पदाधिकारी या मुख्य जो समाज सेवी व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से या फिर ऐसे ही वोट डाला जाता है, जिससे कि उनकी इच्छा जानी जाती है कि आप भारत में रहना चाहते हो, पाकिस्तान में जाना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। तो उन्होंने जो है भारत में आने की अपनी इच्छा जताई। शासक चाहता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, लेकिन वहां की जो जनता थी वह चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते हैं, हम भारत में ही रहना चाहते हैं। तो सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, विलय कर लिया, भारत में उसे मिला लिया। फिर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। जूनागढ़ रियासत भी आपको जो है समझ आई होगी। फिर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। क्या चाहता था? हैदराबाद का जो निजाम था वह हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु हैदराबाद का निजाम भी हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। जिस प्रकार से जूनागढ़ का जो नवाब हुआ है वह भी जो है पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, उसी प्रकार से जो है हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी से सेना हैदराबाद भेजी, जिसे ऑपरेशन पोलो, क्या कहते हैं, जिसे कि हम ऑपरेशन पोलो कहा गया, और इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। मतलब क्या हुआ? हैदराबाद की जो नवाब थे वह भी क्या चाहते थे कि हम जो है पाकिस्तान में मिले। अब पाकिस्तान में कैसे मिलेंगे पाकिस्तान में? कितने बड़े बेवकूफ़ थे वो, अकल ही नहीं थी, क्या पता क्या था उनका सिस्टम। अब तुम भारत के मध्य भाग में रह रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा इंडिया है, ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया, तो ये जो इंडिया है, इस इंडिया के आप पूरे मध्य भाग में रह रहे हो, तो आप किस प्रकार से जाहिर कर सकते हो कि जो है ये समझ लीजिए कि इंडिया है। अब वो हैदराबाद हो गया यहाँ सेंटर में, हैदराबाद यहाँ सेंटर में हो गया। अब वो पाकिस्तान में कैसे चला जाएगा जब वो भारत के मध्य में है? तो हैदराबाद जब भारत के मध्य में है तो वो पाकिस्तान में कैसे चला जाएगा? जाने क्या ही सिस्टम था इनका, कुछ तो भी बोल दिया करते थे, समझ ही नहीं आता है क्या पता क्या है, मुंह उठा के बोल देते थे। हैदराबाद के नवाब बन गए, रियासतें ले ली थी इन्होंने बड़ी बड़ी, समझ ही नहीं आ रहा था इनको करना क्या है। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जाना है,
अरे भाई कैसे जाएगा पाकिस्तान में, तू भारत के मध्य में बैठा है, भारत के बीच में बैठा है, भारत वाले तेरे को छोड़ेंगे तो जाएगा ना, तो नहीं गया ना, नहीं गया। देखो आप सरदार पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, भारत की रियासतों का एकीकरण का जिम्मा उन्होंने ले रखा था। तो उन्होंने जो हैदराबाद रियासत थी वह भारत के मध्य में थी, तो कितने बड़े बेवकूफ थे, वो जा ही नहीं सकते उधर। कौन? हैदराबाद वाले। हैदराबाद रियासत पाकिस्तान अलग, तुम देश के मध्य एक अलग देश कैसे बना सकते हो? पहली बात तो ये, तो तुम्हें आसपास से घेर के न रखा, तुम्हारी बैंड नहीं बजा दे, तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में नहीं गया। और वहां पर क्या हुआ, सरदार पटेल जी ने सैनिक, पुलिस की वर्दी वाली सैनिकों को भेजा और वहां पर जो है ऑपरेशन फेज चलाया, और जिसके माध्यम से उसे भारत में शामिल कर लिया। किसको? हैदराबाद को भी जो है इस प्रकार से भारत में शामिल कर लिया। अब हम आगे बात कर रहे हैं, इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। जितनी भी रियासत थी, कितनी रियासत थी? 552 से ऊपर, मतलब कि 565 ऐसे कुछ रियासतें थी। तो वो जितनी भी 562, हाँ 65 रियासतें थी, तो वो जितनी भी रियासतें थी वो सारी रियासतें जो थी उन सभी को भारत में मिलाया, और उन्हीं रियासतों से जो है भारत देश का एक भारत देश का निर्माण हुआ। जिसमें अब क्या होता है, अब होती है राज्य की बात। कौन सी बात होती है? अब होती है राज्य की बात। देखिएगा अब राज्य की बात में क्या होता है मामला, ठीक है। अब होती है क्या? राज्य की बात। राज्य की बात का मामला देखते हैं। अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मतलब कि जिस भी क्षेत्र में जो भाषा है उसी क्षेत्र को एक राज्य बना दिया जाए, उस क्षेत्र को एक राज्य बना दिया जाए। इस प्रकार से जो है मांग उठ रही थी, इस प्रकार से मांग उठ रही थी। भारत में आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग लगातार उठ रही थी। इसी को ध्यान रखते हुए 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। हुआ क्या है यहाँ पर कि देश में जो है उस समय अलग अलग जो है भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य की गठन की मांग उठ रही थी। उसके लिए जो है एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया और कब किया गया? तो इसका गठन 27 नवंबर 1947 को किया गया, ठीक है। 27 नवंबर 1947 को किया गया क्योंकि वो जो है इस प्रकार के मुद्दे पर अपना सॉल्यूशन दे, जांच करे। कहने का मतलब एक जांच पड़ताल करे। भाई कोई आयोग क्यों बनाया जाता है? वो आयोग इसलिए बनाया जाता है कि जनता की समस्या क्या है, उन समस्या को निराकरण करने के लिए जो है आप इसका रिजल्ट निकाल के आए कि आखिर जो है जनता की जो परेशानी है, क्या हमने जनता के कहने पर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया तो क्या वो सही साबित होगा? इस प्रकार से जो है आयोग का गठन किया गया ताकि वो इसकी जांच करे कि ये सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, ठीक है। अब आयोग क्या, तुम्हें फिर एक बार बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भारत में किसी प्रकार का अकाल पड़ गया हो या फिर कोई भी खराब स्थिति आ गई हो, तो उस खराब स्थिति में जो है एक आयोग का गठन किया जाता है। वो आयोग का काम क्या होता है? उस आयोग का काम होता है कि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में विस्फोट हो गया था, गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया था, जिसमें कि कई गैस सिलेंडर और एक पूरा का पूरा गोडाउन जल गया, ठीक है, जिससे कि कई लोगों को क्षति हुई और कई लोगों की जान चली गई। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो भोपाल गैस कांड अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री, उस समय मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उस समय ऑपरेशन फेज चलाया था अर्जुन सिंह ने, उसी का उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं भोपाल गैस कांड की बात करूँ तो जो है एक आयोग गठित किया जाता है, आयोग गठित किया जाता था। और वो आयोग जो है वो जो ब्लास्ट हुआ या फिर किसी भी प्रकार का जो है घटना हुई, उस घटना की जांच करता है, उस घटना की वो आयोग जो है जांच करता है कि क्या ये घटना सही है या गलत है। और ये घटना तो हो गई,
लेकिन घटना हुई कैसे हुई है, इसमें क्या कमियां रही, क्या कारण रहा, इसका इस प्रकार की जो है वो जांच करते। कौन करता है? जो भी आयोग सरकार के द्वारा किसी चल रहे विवाद या घटना पर गठित किए जाते हैं, वो आयोग का काम उस घटना और उस विवाद पर जांच पड़ताल करना होता है। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ एसकेधर की जो है, एसकेधर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन कर दिया गया 27 नवंबर 1947 को। फिर हम बात करते हैं कि आयोग ने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने क्या किया, अब उसका समय आ गया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का, तो ठीक उसने दिसंबर 1948 में यानी कि 13 माह बाद जो है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट में क्या कहा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास की सुविधा के आधार पर, या तो आप प्रशासनिक समझ लीजिए या आप भौगोलिक समझ लीजिए या आप वित्तीय विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। उन्होंने क्या किया, मतलब क्या हुआ कि देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चल रही थी, जिससे कि एसकेधर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था कि वह जो है देश में ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग चल रही है, इसका जांच पड़ताल करे और इसका निराकरण निकाले। ठीक है, और फिर हम इसके बाद जो है उसने अपना सुझाव 27 नवंबर 1947 को तो उस आयोग का गठन हुआ, किसका, एसकेधर का, लेकिन उसने अपना सुझाव दिसंबर 1948 को दिया, जिसमें उसने कहा कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास की सुविधा से जो है हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, ना कि भाषाई आधार पर। भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर राज्यों का पुनर्गठन हमें करना है तो प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय विकास के आधार पर ही जो है हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, ना कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। एसकेधर ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में ये पेश की, जिसमें कि उसने ये बताया। ठीक है, एसकेधर आयोग की अनुशंसा का विरोध व्यापक पैमाने पर भारत के लोगों ने किया। एसकेधर ने जो अनुशंसा दी, उस अनुशंसा का विरोध भारत के लोगों ने बड़े व्यापक पैमाने पर किया। व्यापक पैमाने पर यानी कि बड़े ही विशालता से किया, और देश के अलग अलग अन्य भागों में, अन्य प्रांतों में जो है इस मुद्दे को लेकर विवाद, मतलब कि सरकार के खिलाफ गए। कौन? ये जनता गई, क्योंकि का जो है जनता चाहती थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो, और ऐसा हो नहीं रहा था, इसीलिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आगे की कहानी, यानी कि इसके बाद से आगे की प्रोसेस जो है हम कल जानेंगे। दोस्तों, आप लोग सीरियसली अपनी पढ़ाई पर दीजिए ध्यान। ठीक है, बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय आपके पढ़ने का है। मैं आपको बता दूं कि अगर विकल्प बड़ी खिलाड़ी चीज़ है यार, विकल्प एक बहुत खिलाड़ी चीज़ होता है। कैसे होता है विकल्प खिलाड़ी चीज़? क्योंकि विकल्प क्या होता है कि अगर आपके पास कोई विकल्प है, आपके पास अगर कोई 2 विकल्प हैं, आपके पिताजी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है या फिर आपके पिताजी के पास कुछ नहीं है, इन दोनों में से अगर आप किसी एक को चुनेंगे तो वो है आप प्रॉपर्टी को चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे। क्योंकि पिताजी की ऑलरेडी प्रॉपर्टी, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? हर कोई का पहला पॉइंट तो यही होगा, लेकिन मेरा मानना है कि पहला पॉइंट वो होना चाहिए कि भले पिताजी की, लेकिन आपने खुद ने क्या कमाया, ये तो है ही नहीं ना। आप खुद भी तो कुछ कीजिए, बिल्कुल। और इसके लिए शिक्षा का अपना महत्व, शिक्षा हमारे जीवन में अध्यात्म की ओर ले जाती है, जिससे कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण मूलभूत विचारधाराओं और लोगों की पहचान करने में बड़ा ही इससे जो है सहायक होता है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 2 विकल्प है, एक विकल्प या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा है या फिर आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेहनत की ओर जोर देंगे, जितनी मेहनत हो सकती हो आप करेंगे, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास विकल्प है ही नहीं।
दो विकल्प होते तो अलग बात होती, लेकिन विकल्प एक ही है कि आपको मेहनत करना होगी, किसी भी परिस्थिति में आपको जो है मेहनत करना होगी, अपने सपनों की उड़ान भरना होगी। तो आपके पास अगर विकल्प एक है तो निश्चित होकर जी जान लगाकर मेहनत करो और जो है अपने सपनों को साकार करो, ठीक है। और जो है हमारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसमें कहीं आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल कमेंट सेशन में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे से, एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक को लेकर, जो कि आपकी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम जो है इसके आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे। जय हिंद साथियों।